हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो होती है भाषा। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि ऐसी छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, वो ध्वनि कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी भाषा जो बोली जाती है वो ध्वनि के माध्यम से ही बोली जाती है। यानी कि अगर हम भाषा की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर ध्वनि रहेगी, तभी हम भाषा की कल्पना कर सकते हैं। ध्वनि भाषा का मूलाधार है और ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है। भाषा ध्वनि वक्ता के वाग्य यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता है उसके श्रोता की कर्णेंद्रिय का विषय बनती है। तो दोस्तों देखिए, जो ध्वनि होती है यानी कि जो भाषा होती है, जो भी बोलने वाला होता है, बोलने वाला अपने मुख से बोलता है और जो सुनने वाला रहता है वो अपने कानों से सुनता है। तो जो बोलने और सुनने के माध्यम में जो कार्य करता है वो होता है ध्वनि, वो होती है भाषा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित होती हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। तो उत्पादन का मतलब जो भी हम स्वर अपने भाषा जो भी अपने मुख से निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से। संवहन का मतलब होता है यहाँ पे माध्यम एक तरह से। और तीसरा यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रहण, यानी कि जो भी श्रोता है वो उसको ग्रहण करता है, जो भी भाषा है उसको ग्रहण करता है, उसको समझता है। तो यहाँ पर हम बात करें हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ। दोस्तों देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 1 वर्ष में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है ध्वनि। और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं क, तो दोस्तों का एक ध्वनि है, लेकिन ये ध्वनि के साथ साथ एक अक्षर भी है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों देखिए, अभी हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यानी कि अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं तो वो हम किसी भी ध्वनि के माध्यम से बोल रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और जो ध्वनि है वो क्या होते हैं, एक वर्ण होते हैं। और जो वर्णों का ढेर सारा जो समूह, क्रमबद्ध समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इतना चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 52 वर्ण कौन कौन से, इसे हम देख लेते हैं। जिसमें से 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं। दोस्तों, अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना कि स्वर में गिने जाते हैं, ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। तो 2 अयोगवाह हैं जिसे हम कहते हैं अंक और आह। और यहाँ पे देखिए, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुण व्यंजन 2 हैं। तो ये टोटल जो वर्ण हैं ये 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे स्वर। तो दोस्तों स्वर, यहाँ पे स्वर कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों देखिए, स्वर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। फिर से सुनिए, स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि वो उनका उच्चारण वो खुद से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं कि वो उनकी सहायता करे फिर वो उनका उच्चारण होगा। तो जैसे आ के साथ कोई भी दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा है उसको उच्चारण के लिए। तो यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे जितने भी वर्ण दिए गए हैं ये स्वर के टोटल 11
हैं और इनको किसी भी अलग वर्ण की आवश्यकता नहीं है इनको उच्चारण के लिए। तो यहाँ पे अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं? ये 11 हो गए। अब यहाँ पे देखिए अयोग वाह, अंक और आह, ये अयोग वाह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये ना ही स्वर के साथ गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन के साथ गिने जाते हैं। अयोग, जिनका किसी के साथ योग ना हो, जिनका किसी के साथ जुड़ाव ना हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा अस्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो कि स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ पर क बोल रहे हैं तो इसके साथ आ छिपा हुआ है, क धन आ, यहाँ पे क के नीचे हलंत है। अगर यहाँ पे ये का लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आ छिपा हुआ, ये क के नीचे हलंत है। अगर इसका उच्चारण तभी होगा जब ये इसके साथ आ जुड़ जाएगा। यानी कि हमें किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पे जब भी हम बोल रहे हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो व्यंजन है वो मुख्यतः 4 होते हैं: अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन व्यंजन आते हैं? क से लेकर के माँ तक, यानी कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप डिटेल से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखने के लिए हैं वो सब चीज़ें मैंने लिखा दी हैं। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। ये अक्षर जब भी आप ये भी जितने भी वर्ण हैं का से लेकर के माँ तक, जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे तो वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठों को स्पर्श करेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा ये क वर्ग के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर देखिए च, छ, ज, झ, इया ये च वर्ग के अंतर्गत आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये टा वर्ग के अंतर्गत आएगा। त, थ, द, ध, न ये ता वर्ग के अंतर्गत आएगा। और प, फ, ब, भ, म ये पा वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम क, च, ट, त, प, इस तरह से हम कहते हैं कि ये पांचों वर्ग हैं। क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मानते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन होता है क्या है? अंतस्थ का मतलब होता है दोस्तों भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम बोलेंगे य, र, ल, व, तो यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है वो मुख के भीतर ही हो रहा है, यानी कि उसकी जो हवा है वो मुख के बाहर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों देखिए ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म, यानी कि जिसमें गर्म ऊष्मा निकलती हो। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ और घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। तो दोस्तों देखिए जब भी हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये जो मुंह में हवा है श, 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 ह, तो ये मुंह से रगड़ खाते हुए बाहर निकल रही है। तो ये एक तरह से यहाँ पे ऊष्मा
पैदा हो रही है, तो ये कैसा व्यंजन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्रा है। दोस्तों यहां पर देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये दो व्यंजनों से, यानी कि यहां पर व्यंजन व्यंजन मिलकर के ही संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे छा जो है वो का धन सा से मिलकर बना हुआ है, का धन सा। यहाँ पे कौन सा सा होगा, ये षटकोण वाला सा। त्रा जो है ये ता धन रा से मिलकर बना हुआ है, जा धन इया ज्ञा हो जाएगा और सा धन रा स्रा हो जाएगा। दोस्तों देखिए अक्सर एग्जाम में, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछता भी है कि छतरी वाला छ जो डिक्शनरी है उसमें किस वर्ड के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छतरी वाला छ किस वर्ड के बाद आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो छतरी वाला छ है ये का धन शा से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए का वर्ड के बाद आता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। और यहाँ पर देखिए जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये हम आज के आपके डीएलएड कोर्स के दृष्टिकोण से तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इन सब में ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। आपके आगे आने वाले सेमेस्टर, चाहे वो आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, हर एग्जाम में आपका ये बेस है। इसलिए जब भी आप पढ़िए ध्यान से पढ़िए। और जो भी भाई बहन अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का चैनल है और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कराएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो पढ़ाई है केवल हमारा सपना नहीं, ये हमारे पेरेंट्स का सपना, हमारे माता पिता का सपना है, जो हमारे लिए इतना संघर्ष करके हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं करते हैं। तो आप जब भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए और हमेशा ये चीज़ याद रख के पढ़िए कि हमें हमारा गोल दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया संयुक्त व्यंजन। क्लियर। अब हम आगे यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से भी ली गई हैं, यानी कि कुछ जो वर्ड हैं, कुछ जो ध्वनियाँ हैं वो विदेशी भाषाओं से ली गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, बहुत सारे विदेशी आए और चले भी गए, तो कहीं ना कहीं उनका जो खान पान, रहन सहन, उनकी भाषा, उन सब का प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश के कल्चर पर भी पड़ा, हमारे देश के लैंग्वेज पर भी पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से भी ली गई हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो विदेशी भाषाओं से जो ध्वनियाँ ली गई हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो वो आगत ध्वनियाँ हैं। यहाँ पे देखिए जा तथा फ, अरबी आ, यहाँ पे फिर से देखिएगा आ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा अर्धचंद्र ध्वनियाँ भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, यानी कि जो पांचवें अक्षर हैं स्पर्श व्यंजन के, ये पंचम वर्ड कहलाते हैं, यानी कि इनका जो उच्चारण है वो नाक से होता है। इया, अड़ा, ना और मा ये पंचम वर्ड होते हैं। दोस्तों देखिए इन सब का जो महत्व है ना, ये जब आप संधि पढ़ेंगे और साथ ही उसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना तब आपको इन पंचम वर्ड का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो हमारी शुरुआत है हिंदी की, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना समझिए और उतनी चीज़ों को आप, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से पढ़िए, आप उस चीज़ को और अच्छे ढंग से, आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़िए और भी जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले वहाँ से पढ़िए। आप बस अपनी स्टडी को मजबूत करिए, क्योंकि हमारा सपना तभी पूरा होता है जब हम उसके लिए पूरी तरह से फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाए
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।